गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास रे ऑप्टिक्स 9 चैप्टर किरण प्रकाश की गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होगा, उसका प्रकार क्या है, उसमें बहुत से पारिभाषिक शब्द हैं, है ना। उसमें इसके बाद उसमें प्रतिबिंब रचना के नियम है, किसी दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कितना बड़े बनेगा, किस साइज का बनेगा, है ना। तो आज का ये टॉपिक है मेरा। ठीक, स्टार्ट से लास्ट तक इसको देखेंगे तभी बात समझ में आएगी, है ना। 1 सेकंड का वीडियो नहीं है कि आप केवल टाइटल देख लोगे तो बनने लगेगा। स्टार्ट से लास्ट तक ही देखना पड़ेगा समझने के लिए। चैनल में जो नए हो सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो टॉपिक है गोली दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण, है ना। तो इसमें पहले यह दर्पण ही क्या होता होगा। दर्पण उसको कहा जाता है जिससे लाइट का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन परावर्तन में भी वो परावर्तन नियमित परावर्तन यदि आपको जानना है तो इसके पीछे वीडियो को देख सकते हो डिटेल में। आज हम उसको पीछे नहीं जाएंगे, इसमें पीछे जाना तो आप लेक्चर पीछे वाला लेक्चर ही देख लो, है ना। तो परावर्तन में नियमित और अनियमित बताया गया था। तो जिस किसी से नियमित परावर्तन होगा प्रकाश का उसको बोला जाता है दर्पण। यानी दर्पण उसको कहा जाता है जिसके द्वारा प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, ठीक है ना। जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन का मतलब परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में जाती हैं, ठीक है ना। तो जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसको दर्पण कहा जाता है। दर्पण के ही कई टाइप होते हैं, जैसे समतल दर्पण हो गया, गोली दर्पण हो गया, परवलयाकार दर्पण हो गया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो गोली दर्पण है ना। तो गोली दर्पण के बारे में सुनिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला है। क्या है? एक खोखला गोला है जो किसका है? कांच का एक खोखला गोला है। और इस कांच के खोखले गोले के हम किसी एक साइड से इसको कट कर लेते हैं। मान लो ये वाला पोर्शन अलग किया हमने, इसको काट कर इधर रखे और इसके एक साइड पर पॉलिश कर दें, एक साइड पर पॉलिश कर दें। इधर कोई ऐसा इधर नहीं कर सकते, लीजिए इधर ही कर देते हैं ये, ठीक है ना। चाहे अंदर पॉलिश कर दो चाहे बाहर। तो ये कांच का एक खोखला गोला है। उस गोले के भाग को हम इतना सा काटेंगे तो कटोरी टाइप का बनेगा ऐसा, ठीक है ना। गोला है ये, वृत्त नहीं है। कांच का एक खोखला गोला है। गोले को एक कट करेंगे तो कटोरी टाइप का ये होगा और उसके एक साइड में पॉलिश कर देते हैं उधर, तो इधर प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। और यदि अंदर पॉलिश कर देंगे तो उधर से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। तो उसी को कहा जाता है गोली दर्पण, ठीक है ना। यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर और उसके एक सतह पर हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो जिधर पॉलिश कर देंगे उसके अपोजिट साइड से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। जैसे इसमें इधर पॉलिश किए तो इधर प्रकाश का परावर्तन, इधर पॉलिश किए हैं तो उधर से प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन होने की वजह से दर्पण और गोले का टुकड़ा होने की वजह से गोलीय, इसलिए दोनों मिला के कहा गया है गोली दर्पण, ठीक है ना। यानी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसके एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर दिया जाए, एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरी वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसे कहा जाता है गोली दर्पण, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखे देते हैं, लीजिए। यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरे सतह से
प्रकाश का परावर्तन होने लगता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल गोली दर्पण, ये वाला बाहर पॉलिश, और दूसरा उत्तल गोली दर्पण, ये वाला। इसमें ये बना दो चाहे ये बना दो, है ना। इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, इसका परावर्तक तल उठा हुआ है। इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, इसका परावर्तक तल उठा हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है ना। ये अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। ठीक। अब बताना, अब ये जो गोली दर्पण है, इस गोले से बनाया है हमने। इस गोले का केंद्र होगा कहीं, ध्यान दीजिएगा, इसी में सब कुछ समझ लो। ये गोली दर्पण जो हमने बनाया है, ये वाला, उस गोले का केंद्र ये है, और जो गोली दर्पण हमने बनाया है उसका परावर्तक तल इसी में मान लो हम कार्य देते हैं। लीजिए, तो जिधर पॉलिश किया है उसके अपोजिट में परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल मतलब जिधर पॉलिश ना किया गया हो उसके उस साइड, तो ये परावर्तक तल है। तो ये परावर्तक तल जो है, तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है इसको कहा जाता है ध्रुव। जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है, ध्रुव। और ये गोली दर्पण जिस गोले से बना है, ये गोली दर्पण इस गोले से बना है, तो इस गोले का जो केंद्र है वो इसके लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये इस दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। जैसे ये गोली दर्पण है और ये गोली दर्पण किससे बना है, इस गोले से बना है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को P से प्रदर्शित किया है। अब ध्रुव और P के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और P के बीच की दूरी जो होती है उसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है उसको कहा जाता है फोकस। क्या कहते हैं इसको, मुख्य फोकस। ठीक। अब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है इसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या क्या कहा हमने, ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो है वो ध्रुव है। गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का वक्रता केंद्र है। P और C के बीच की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है। P और C का जो मध्य बिंदु है वो मुख्य फोकस है। अब फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी है। ठीक है ना। यानी कहो तो हम इसको अलग से दिखाई देते हैं चित्र में, देखना। हमने ये आय कहा है, समझ लो, उसी में चित्र अलग से देखना। ये मान लो बन गया क्या, अब गोली दर्पण। ठीक। ये है उसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये है परावर्तक तल का मध्य बिंदु। इसको हमने क्या बोला है, ध्रुव बोला है। क्या बोला है, ध्रुव। गोला, ये जो गोला है ये क्या है, गोला, उसका केंद्र इधर जो होगा वो क्या है, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोला हमने, वक्रता केंद्र। क्या कहा इसको, वक्रता केंद्र। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हमने क्या कहा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना।
और इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु जो है इसको आवक्ता त्रिज्या कहा है। और ये एफ इसको क्या कहा है हमने, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है इसको हमने कहा है फोकस दूरी। अब बात समझ गए होंगे। ये है गोली दर्पण, तो ये परावर्तक तल इधर है, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव। गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, P और C के बीच की दूरी को हो गई वक्रता त्रिज्या, और P और C के बल मध्य बिंदु को कहा गया मुख्य फोकस, और P और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहा गया है फोकस दूरी, ठीक है ना। ये अवतल में हो गया, ये सब ये अवतल है। उत्तल में सब देखेंगे तो उत्तल के लिए आपको बता दें ये P, ये F, ये C सब किधर रहेगा, दाईं तरफ। अभी से जानते रहना, अवतल में P, C, F ये सब कुछ किधर होता है, बाईं ओर। इस वाले में इधर क्या होते हैं, ये F इधर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक R वक्रता त्रिज्या हो गई, ये सब कहाँ होते हैं, दाईं तरफ। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गोली दर्पण हुआ। क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुनना। यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसके एक सतह पर पालिश कर दिया जाए तो दूसरे साइड से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसी को कहा जाता है गोली दर्पण। गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। गोला गोली दर्पण जिस गोले के से बना होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें बता रहे हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 ठो नियम होते हैं, उन 3 नियमों को सुनना। पहले चित्र बना देते हैं फिर लिखे भी देते हैं। ये रहा, ये अब तो जान चुके हो कि ये क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें ये P है, ये F है, ये क्या है, C है। P मीन्स ध्रुव होता है, F मीन्स फोकस होता है, C मीन्स वक्रता केंद्र होता है। ये सबको पता हो गया अब तक में, ठीक है ना। ये एक दर्पण हुआ, P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। प्रतिबिंब रचना के 3 नियम हैं। उन 3 नियमों में से पहला नियम क्या कहता है, सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान। पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। ये है पहला नियम। पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर दर्पण की ओर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसी का जस्ट उल्टा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, कहाँ से होकर, फोकस से होकर, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वहीं से लौटेगी। चित्र में देख के समझो तो क्या कहा, कोई प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात लौटी तो कहाँ से लौटी, फोकस से। दूसरा क्या है, कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही, कहाँ से, फोकस से होकर, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट रही है। और तीसरा है कि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो लौटते समय वहीं से लौटती भी है। ये 3 नियम हैं प्रतिबिंब रचना के, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब रचना के नियम में वो तीनों नियम हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब रचना के नियम, पहला, जब कोई प्रकाश किरण
मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अभी हम उत्तल में बनाएंगे तो देखना ये प्रतीत होने वाला शब्द। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण मुख फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नंबर। तीसरा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटती है। ये रहा चित्र, ठीक है ना। इसी चित्र को यदि हम उत्तल में दिखाना चाहें तो उसका चित्र कैसे होगा उसको भी देख लीजिए। यदि हम उत्तल में उस चित्र को बनाएंगे तो कैसा बनेगा। देखना, ये है उत्तल दर्पण, ये है P, ये है F, ये है C। एक समांतर किरण जा रही, कैसे समांतर, तो लौटेगी फोकस से होती हुई प्रतीत होगी। ये देखो, ये समांतर गई तो फोकस से लौटती हुई प्रतीत हुई। दूसरी प्रकाश किरण फोकस की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, तो समांतर लौट पड़ी, ये दूसरा। तीसरा मान लीजिए वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी तो वहीं से लौट पड़ी, ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। प्रकाश किरण यदि समांतर जा रही थी तो फोकस से, अब फोकस की तरफ जा रही थी तो समांतर हो गई, अब केंद्र की तरफ जा रही थी तो उसी से लौटने लगी, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रतिबिंब रचना के नियम। अब दर्पण में, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कई स्थितियों में जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, ये आपको 6 स्थितियों में जानना है। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहाँ मिल जाएं। किसी वस्तु से चलने वाली कई किरणें होती हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों से काम चल जाता है। 2 किरणें कम से कम लेके चलो, अब वो 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहाँ पर काट देंगी, यहाँ पर मिल जाएंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, या कि वहीं पर से लंब डाल देंगे मुख अक्ष पर तो वो प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है ना। तो दर्पण के सामने कई स्थितियों में, जैसे ये दर्पण है उसके सामने कई स्थितियों में, यहाँ 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 कई स्थितियों में हम वस्तु को रखेंगे और उन कई स्थितियों में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस स्थान का नाम बताएंगे, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा उसकी साइज बताएंगे। तो साइज में ये बता देना है कि छोटा, बड़ा या बराबर। अब प्रकृति में ये बता देना है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ दो किरणें परावर्तन के पश्चात कहीं काट जाती हैं, मिल जाती हैं, और आभासी वहाँ बनता है जहाँ किरणें काटती नहीं है, आगे पीछे बढ़ा के मिलाया जाता है ना, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आज हम अब यही बताएंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें 6 स्थितियाँ होती हैं। कितनी? 6। और उन 6 स्थितियों को हम एक टेबल बना देते हैं, है ना। और इससे जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपको कंपटीशन एग्जाम तक में भी पूछ दिया जाता है ना। बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड में खासकर कहा जाए तो 1 आध नंबर क्वेश्चन जरूर पूछ देता है ना। तो ये यानी अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। 3 आंसर देना होगा। स्थिति, आकार एवं प्रकृति। स्थिति का मतलब होगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है उसका पता बता देना है, यानी उस स्थान का नाम बता देना है। आकार में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, तो नाप के तो नहीं बताना है, पर यह बता देना है कि हाँ ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, ठीक है ना। अब प्रकृति में बता देना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है कि आभासी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ परावर्तित किरणें काटेंगी वहाँ बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब जहाँ 2 परावर्तित किरणों को आगे पीछे बढ़ा के कटाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। यानी अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखना है। तो हमने कहा ना कि 6 स्थितियों में रखना है। कितनी स्थितियां हैं? उसके लिए 6 स्थितियां हैं, और उन 6 स्थितियों में वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ लिखे देते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और यहाँ पर प्रतिबिंब का किरण आरेख, किरण आरेख, ठीक है। और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ प्रतिबिंब का आकार, कितना बड़ा छोटा। यहाँ प्रकृति, सुन लीजिए, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार ना दिखता होगा तो सुन लो, प्रतिबिंब का आकार, और ये प्रकृति, ठीक है ना। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का किरण आरेख, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ प्रतिबिंब का आकार आया लिखा है। थोड़ा इधर से लाइट पड़ती है तो नहीं दिखता होगा, पर पढ़े दे रहे हैं। यह प्रतिबिंब का आकार है, ये प्रकृति है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का आकार, और उधर लास्ट में क्या लिखा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मतलब वो बता देना है कि वास्तविक की आभासी, ठीक है ना। तो पहली बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखना। पहली बार वस्तु को हम रख रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका आरेख कैसे बनेगा, देखना।
हम यहाँ पर ये एक चित्र बनाते, छोटा छोटा चित्र बनाएंगे। ये है P, ये है F, ये है C, अनंत यानी बहुत दूर ये मान लो, ठीक है ना। जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो अनंत से दो किरणें चलेंगी, अनंत से दो किरणें चलेंगी। वो दोनों किरणें कैसी चल रही, मुख अक्ष के समांतर। अनंत में कोई वस्तु रखी है, यहाँ से दो किरणें चल रही समांतर, तो ये समांतर किरण है तो कहाँ से गुजरी, फोकस से। और ये भी समांतर किरण है तो कहाँ से गुजरी, परावर्तन के पश्चात फोकस से। और दोनों कहाँ काट रही हैं, देखिए अनंत पर कोई वस्तु रखी है और वहाँ से दो किरणें चलती हैं मुख अक्ष के समांतर, और वो दोनों किरणें समांतर वाली कहाँ परावर्तन के पश्चात काट रही हैं, फोकस पर, है ना। तो जब फोकस पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, जहाँ काट रही वहीं पर प्रतिबिंब बना। तो इसमें लिख देंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और इसमें क्या लिख देंगे, कितना बड़ा बना है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, बिंदु आकार। अब प्रकृति में क्या है, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है। पहली बार वस्तु को हमने कहाँ रखा है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, कितना बड़ा वाला, बिंदु आकार का, कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। अब दूसरा, जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखा जाए, अब इसका चित्र देखना, ये रहा, ये P है, ये F है, ये C है। अब वस्तु को हमने ये रखा, देख लो AB, AB क्या है, वस्तु, ठीक है ना। अनंत में रहेगी तो दिखा ही नहीं सकते, और ये है C और अनंत के बीच। एक प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी, ये मुख अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जा रही है, तो ये कहाँ से गुजरेगी, समांतर। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, समांतर किरण गई तो कहाँ से गुजरी, फोकस से। अब फोकस से गई तो कहाँ से गुजरी, समांतर। और जहाँ पर काट रही है वहाँ से मुख अक्ष पर लंब डाल दो, तो ये A डैश B डैश क्या होगा, प्रतिबिंब। कहेंगे इसमें सर लंब तो नहीं डाले थे, जब मुख अक्ष पर काटेगी तो लंब नहीं डाला जाएगा, और जब मुख अक्ष के इधर उधर काटेगी तो कटान बिंदु से मुख अक्ष पर लंब डालेंगे, तो जो लंब डालेंगे वही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसमें वस्तु कौन है, AB, कहाँ है, C और इन्फिनिटी के बीच। प्रतिबिंब कौन है, A डैश B डैश, कहाँ है, C और F के बीच। इसका मतलब हुआ कि जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखे तो प्रतिबिंब बना C और F के बीच। तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है, C और F के बीच बनता है। कितना बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बनता है। और ये वही वास्तविक तथा उल्टा, वही वास्तविक तथा उल्टे हैं। तीसरा नंबर, अब वस्तु को हम कहाँ रख दें, केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अब आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ खिसकाते हैं, वस्तु को दर्पण की तरफ खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता है। तो अब वस्तु को हम अब CA पर रख देंगे तो प्रतिबिंब CA पर आ जाएगा। देखना, पहली बार अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना था, अब अनंत और C के बीच रखे तो फोकस और C के बीच आया।
अब उधर से इधर से हम वस्तु को सी पर पहुंचा रहे हैं, तो उधर भी प्रतिबिंब भी कहाँ पहुंच जाता है, सी पर। देखना इसका चित्र, ये रहा, ये है P, ये है F और ये है C। यहाँ पर हमने वस्तु रखा है AB, ये देखो AB। एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जा रही है तो कैसे गुजरेगी, समांतर। ठीक है, यहाँ पर काट दी, इसको मिलाए देते हैं तो ये A डैश B डैश जो है वो क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना है, CA पर बना है। ठीक है ना, यानी जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ा उसका इमेज भी बन गया। तो जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ रहा है, वक्रता केंद्र पर ही आ रहा है, यानी प्रतिबिंब C पर ही बनता है। अब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और ये वास्तविक तथा उल्टे है अभी भी। ठीक है, चौथी बार वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, अब C और F के बीच ले जाते हैं। कहाँ, C और F के बीच में। देखना, जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाए, जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाए, लीजिए ये P है, ये F है और ये C है। हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं C और F के बीच। ठीक है ना, एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, समांतर, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जा रही फोकस से, तो ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर गई तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो समांतर। अब देखना, ये A डैश B डैश C के बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, C से बाहर है। C से कहाँ है, बाहर है। तो यह वस्तु से क्या है, बड़ा भी है। तो यानी जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है C के बाहर है, मतलब C और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में। और आकार में इससे बड़ा है कि नहीं है, तो यहाँ लिखे देते हैं प्रतिबिंब C और इन्फिनिटी के बीच बनता है, और ये वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और ये अभी भी वही है। ठीक है ना। अब 5वां नंबर क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु को F पर रख देते हैं। जब वस्तु को F पर रखा जाए, जब वस्तु को F पर रखा जाए, तो F पर रख के देख ही लेते हैं। देखिएगा, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C। हम वस्तु को यहाँ रख दिए AB। वस्तु कौन है, AB है। AB क्या है, वस्तु है। कहाँ है, फोकस पर। एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण जो है केंद्र से जा रही है। कहाँ से, केंद्र से, तो वहीं से लौटेगी भी।
तो ये क्या हो गई, समांतर। ये दोनों कैसी हैं, समांतर। और ये जब समांतर हैं तो कहीं काटेंगे ही नहीं। एक प्रकाश किरण समांतर गई मुख के तो फोकस से गुजरी, और दूसरी केंद्र की तरफ से जा रही है तो वहीं से लौट पड़ी, और ये दोनों किरणें कहीं काट नहीं रही हैं। इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहीं नहीं काटना मतलब अनंत पर। अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और अभी भी यही स्थिति होगी, है ना, क्योंकि इधर बनेगा कभी तो वास्तविक ही बनेगा। ठीक। अब 6वां नंबर, जब वस्तु को F और P के बीच रखा जाए, F और P के बीच रखा जाए, F और P के बीच अब रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। तो जब F और P के बीच रखेंगे तो देखना क्या होगा, जब वस्तु को F और P के बीच रखेंगे तो इसका चित्र देखना। ये है P, ये है F, ये है C। वस्तु को रख रहे हैं F और P के बीच में। कहाँ है वस्तु, F और P के बीच। एक प्रकाश किरण जाएगी समांतर, कैसे जाएगी, समांतर जा रही है। तो समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और दूसरी किरण केंद्र से जा रही है, कहाँ से, केंद्र से, तो वहीं से लौटेगी। अब ये दोनों किरणें दूर हो रही हैं, दोनों किरणें समांतर होती तो ना मिलती, पर ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं तब पीछे मिल सकती हैं। कहेंगे इसमें पीछे तो इसमें भी मिला देते, समांतर आगे पीछे कहीं ना मिलेगी। ये रहा A डैश B डैश। जब हम F और P के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और ये पहली बार सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी, ठीक है ना। अब देखो, पहली बार अनंत पर रखे तो फोकस पर, अनंत और C के बीच तो C और F के बीच, C पर तो CI पर, C F के बीच तो C इन्फिनिटी के बीच, और F पर रख दिए तो अनंत पर, और F और P के बीच रखे तब अनंत के बाद कुछ नहीं होता, दर्पण के पीछे बन गया। ठीक है ना। तो ये 6 स्थितियों में अवतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हो गया। ठीक है ना। यानी अब आप लोग कन्फर्म हो गया, क्या कन्फर्म हुआ, हमने ये बताया ऑल ओवर सुनना। ये 6 स्थितियों में याद करो। अब ये P, ये F, ये C, ये बहुत दूरी। जब हमने वस्तु को यहाँ रखा अनंत पर तब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना। जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर। जब अनंत और C के बीच रखा तो C और F के बीच बना। जब हमने C पर ही रखा, कहाँ रखा, C पर ही रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C पर ही। जब वस्तु को C और F के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ। और जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो प्रतिबिंब बना यहाँ, और जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो प्रतिबिंब बना यहाँ। क्या कहा हमने, अनंत तो F पर, अनंत C के बीच तो ये है ना, देख लो अब सब समझ गए होंगे। यानी ये बात क्लियर हुई कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ लाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता है।
आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, तो आभासी तब बनता है जब वस्तु एफ और पी के बीच होती है, लास्ट वाले में, ठीक है ना। यानी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है कब, जब एफ और पी के बीच वस्तु होती है, और उसके अलावा हर बार क्या होता है, वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर कब बनता है, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण में शॉर्ट में समझ लो थोड़ा सा जल्दी से, उत्तल दर्पण में जल्दी समझना है। उत्तल दर्पण में ये होता है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, ठीक है। ये एफ होगा, ये क्या होगा, सी होगा, ये पी होगा। मान लो हम पहली बार वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। एक किरण जा रही समांतर तो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होकर। दूसरी किरण जा रही है समांतर तो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। तो जब अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। उत्तल में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये तो वही था, ठीक है ना। अब मान लीजिए अनंत के अलावा कहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत के अलावा रखे, मतलब ये देखिए अनंत पर ये नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो एक किरण समांतर जाएगी तो ये क्या होगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण जो है वो केंद्र की तरफ जा रही तो वहीं से लौटेगी भी, तो ये प्रतिबिंब हो गए ए डैश बी डैश। और ये ए डैश बी डैश कहाँ बना, पी और एफ के बीच में। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। उत्तल में जब हम अनंत पर रखे तो कहाँ बना, फोकस पर। और जब अनंत के अलावा कहीं रखेंगे, अनंत के अलावा, तो एफ और पी के बीच में बनेगा। क्योंकि एफ पर तो रख नहीं सकते, ये सब दर्पण के पीछे ना है। यानी ये नहीं कह सकते कि 6 स्थिति उसमें ही बताइए, क्योंकि इसमें एफ पी सी ये सब तो उधर ना आ रहे हैं, तो पीछे तो रखना नहीं है। तो सामने रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, या तो अनंत पर रखेंगे या अनंत के अलावा कहीं रखेंगे। तो अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, और यदि अनंत के अलावा कहीं रखेंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ, उत्तल दर्पण में केवल 2। इन दोनों को सब 8 स्थितियों को पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहे किसी कंपटीशन में, है ना। और जो अभी नहीं पढ़े रहते तो बाद में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरल नॉलेज की किताब में पढ़ते हैं, जबकि सलेबस में सब है। छोटी क्लास में पढ़े होते, 8वीं में पढ़े होते तो 10वीं में न पढ़ना पड़ता, 10वीं में पढ़े होते तो 12वीं में न पढ़ना पड़ता, समझ में आ जाता। और यदि आप 12वीं में भी नहीं पढ़ोगे तो आगे फिर जनरल नॉलेज किताब उठा के पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसको तैयार करना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते ही रहते हैं। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपका। और हर चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो बना के इसमें डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो पता चलता रहेगा। थैंक यू।